कृषि की विशेषता, समस्या तथा नीतियां। सबसे पहला आपके मन में प्रश्न होगा कि कृषि क्या है। कृषि क्या है, एक मन में प्रश्न आता है। तो भूमि को जोत कोड़ करके फसल को उगाना, भूमि को जोत कोड़ करके फसल को उगाना कृषि कहलाता है। और कृषि को अंग्रेजी में कहते हैं एग्रीकल्चर। कृषि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। जमीन को जोत कोड़ करके फसल को उगाना, अनाज को उगाना कृषि कहलाता है। और आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीयों के जीविका का मूल आधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ प्रश्न आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। आपके मन में पहला प्रश्न होगा, कृषि का क्या बताना है? महत्व। भारत में या भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का, एग्रीकल्चर का महत्व क्या है? तो पहला महत्व है कि आजीविका का मुख्य साधन क्या है? आजीविका का मुख्य स्रोत। आजीविका माने जीवन यापन। आजीविका का मतलब क्या होता है? जीवन यापन। मुख्य माने सबसे हेड, स्रोत मतलब साधन। कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे पहला महत्व ये है कि आज भारत की आबादी 1,35,00,00,000 है। तो 1,35,00,00,000 लोग अपने संपूर्ण क्रियाओं के लिए, कम से कम भोजन के लिए, 3 पहर भोजन हम लोग जरूर करते हैं, तो तीनों टाइम का भोजन के लिए कृषि पर ही क्या है? निर्भर है। इंसान ही नहीं, पशु भी अपने आजीविका के लिए, माने चारा के लिए कृषि पर ही निर्भर है। आज भी भारत के कुल कार्यबल का, देश के कुल कार्यबल का लगभग 58% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। तो पहला बात कि कृषि का महत्व है कि आजीविका का क्या है? मुख्य स्रोत है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में योगदान। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रीय आय में योगदान। राष्ट्रीय आय में योगदान। राष्ट्रीय आय का मतलब राष्ट्र की आय में। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होगा? राष्ट्र की आय में, मतलब देश के आय में योगदान। और देश की आमदनी का हम लोग मूल्यांकन 2 तरीके से करते हैं। नहीं, एक हम लोग लेते हैं आधार जीडीपी और एक लेते हैं जीएनपी। गलत कि सही? राष्ट्रीय आय में योगदान, राष्ट्रीय आय में हम इसको जीएनपी और जीडीपी दोनों में ले सकते हैं। तो आपको बता दें, देश के जीडीपी में, देश के जीडीपी मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में सकल घरेलू उत्पादन। आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय की बात करें तो लगभग 55.4% आय मतलब जीडीपी कृषि से प्राप्त होता था। और वर्तमान समय की भी बात कर लिया जाए तो वर्तमान समय डाटा 2020 में इसकी बात कर ले तो लगभग 13.9%। आजादी के समय लगभग 55%, वर्तमान में भी लगभग 14%
जीडीपी का, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का लगभग आजादी के समय था 46% और आज भी लगभग है 23% जीएनपी में मिलता है, क्योंकि कृषि का उत्पादन विदेश में ही बिकता है। यहाँ तो जीडीपी मतलब घरेलू का न केवल होता है, और घरेलू प्लस विदेश दोनों का उपयोग ये ज्यादा हो जाता है। तो हमें कृषि से राष्ट्रीय आय में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद आर्थिक विकास का आधार तीसरा क्या है, केवल कृषि राष्ट्रीय आय बोलेगा तो ये लिख दे देगा, जीडीपी बोलेगा तो ये कर देगा। कृषि से करेगा तो सीधा नहीं पूछेगा, नियम तो दोनों को छांट कर पूछने का। तो सीधे अगर पूछेगा तो सीधे कहेगा 14.9%। सीधे पूछेगा कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है, तब 13.9% आप दे सकते हैं। तो सीधा दोनों को मिला के हमको बोले हैं कहने के लिए। ऐसे जीडीपी कहेगा तो इतना चल जाएगा, जीएनपी कहेगा तो यहाँ चलाएगा, दोनों में अंतर थोड़ा हो जाता है। आर्थिक विकास का क्या है, आधार। तीसरी विशेषता है कि कृषि भारत और भारत की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का क्या है, आधार है। कि आज आप मूल्यांकन करके देखेंगे कि बहुत सारे लोग जितना लोग निवेश कर रहे हैं ना, सरकारी या निजी, 85% लोग आज जाके देखिए कृषि के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़ दिए हैं, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, गलत कि सही, और जो भी है कृषि और कृषि से संबंधित क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया में लाते हैं। तो 85% लोग आज इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने को तय, भले ही आदमी से करवाता, अपने नहीं करता है। खटाल खोल के फॉर्च्यूनर पर चल रहा है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव ही खटाल खोल के मुख्यमंत्री बन गए। क्या करते हैं, तक खटाल खोल, इतना पैसा आया कहाँ से, तो खटाल था, गौशाला था मेरे पास, आमदनी बढ़िया और सरकार यहाँ पर सब्सिडी भी देती है। चौथा, औद्योगिकरण का आधार क्या है, औद्योगिकरण का आधार। कृषि के महत्व की बात करें तो कृषि भारत में औद्योगिक, भारत नहीं संपूर्ण विश्व की बात करते हैं, औद्योगिकरण का आधार है। कहोगे कैसे, तो बहुत ऐसे कल कारखाना है, उद्योग धंधा है जिससे कच्चा माल कृषि से मिलता है। जैसे हम जैसे की बात कर ले तो कसूती कपड़ा उद्योग, रेशमी कपड़ा उद्योग, ला उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, कपास उद्योग, चावल उद्योग, गुड़ उद्योग, चीनी उद्योग, दाल उद्योग, आटा उद्योग, सैकड़ों ऐसे कल कारखाने हैं जो अपने कच्चा माल के लिए कृषि पर निर्भर है। उसके बाद विदेशी व्यापार के महत्व, विदेशी व्यापार में कृषि का, विदेशी व्यापार में मतलब एक देश जब अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि हम वर्तमान डाटा लेके अगर चले देश के कुल निर्यात व्यापार में, निर्यात मतलब क्या होता है, भेजना, देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि और कृषि से संबंधित उत्पादित वस्तु का योगदान 36% है। देश के निर्यात व्यापार में कृषि से संबंधित वस्तुओं, सभी वस्तुओं का योगदान लगभग कितना परसेंट है, 36%। इसके अलावा खाद्यान्न की आपूर्ति क्या है, खाद्यान्न की आपूर्ति, अभी बहुत रोपाता है। अलग है कि आपके गांव में वो सब ना हो रहा है। नहीं सर, अभी नेपाल में खाली होता है, इंडिया में कहाँ हो रहा है उतना। कौन सी का खेती बताइए आप? जैसे में आलूआ हो गया, खूब हो रहा है, हो रहा है। हमारे गांव में नहीं हो रहा है, आपके गांव में तो ये नहीं हो रहा है। पहले गरीबी थी इसलिए लोग फोकस वहाँ ज्यादा करता था।
लेकिन अब संपन्नता बढ़ी है तो लोग अब तो ये कम बहुत न कृषि का व्यवसायीकरण हो गया है। अब अलुआ करेंगे तो ये जैकेट आप नहीं पहनते, तो सही बोल रहा हूँ। एंड्रॉइड मोबाइल अलुआ की खेती करके नहीं चला सकते हैं, गलत नहीं बोल रहा। हम खाने के लिए उतना ही अनाज उगाते हैं जितना किसान भाई मेरा काम चल जाए। और कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया है, हम नकदी फसल को उत्पादन करने पर फोकस करते हैं। पहले लेकिन सर ये सब ज्यादा होता ज्यादा तो गरीबी ज्यादा थी। पहले की कृषि जीवन निर्वाह कृषि थी, कृषि पर निर्भर हम उसी चीज को उगाते थे जो हमको भोजन में काम दे सके। आज नगदी चीज को उगाते हैं कि तरीका होगा, दाम उसका ज्यादा है, बेच करके पैसा कमाएंगे, खरीद के खा लेंगे। मैं जैकेट नहीं, मैं आम बात बोला हूँ कि आज जो आप लोग मोबाइल चलाते हैं, ये चलाते हैं, अगर अलुआ की खेती होता तो नहीं चलता। अब जरूरी है गन्ना की खेती करेंगे तो काम चलेगा, चाय की खेती, जूट की खेती, मिर्चाई की खेती, लहसुन प्याज अदरक की खेती करेंगे तो चलेगा। अब गन्ना सुना तो गन्ना रीगा मिल खत्म होगा तब ना बात कर रहे हो, पहले था कि नहीं था? घट गया तो यहाँ मिल नहीं है, मिल था जो बंद हो गया। व्यापार और सेवा में महत्व, व्यापार व आज कृषि का व्यापार में भी बहुत ज्यादा क्या है महत्व है, क्योंकि बहुत ऐसी वस्तुएं हैं, कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। हमने कहा ना, पहले हमारा कृषि था अन्न उत्पादक था, जीवन निर्वाह कृषि होता था। आज जीवन निर्वाह कृषि नहीं, धान भी लगाते हैं तो व्यापार के दृष्टिकोण से लगाते हैं। पहले एक कट्ठा में 1.5 मन गिर गया, अरे भयंकर बहुत हो गया। अब एक कट्ठा में 4-4 मन, 5 मन चला जाता है सर। 5 में कैसे हो जाएगा? नहीं हुआ है, हो जाता ना, हो जाता है। नहीं गिरा लेकिन होता अब उन बातों को छोड़ दिया जाए। मेरा कहना है कि अपने इंडिया में नहीं होता, जाके तो पंजाब हरियाणा में जाके देख लो। होता है सर। पंजाब हरियाणा में, मैंने तुम्हारे बिहार में नहीं, मेरा कहना यह है पंजाब हरियाणा में जाके देखो तो हम लेके चलेंगे ना। हमारे यहाँ नहीं हुआ तो हम केवल कृषि अपने बिहार के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमको तो पूरा के लेके चलना है ना। अब हमारे यहाँ एक कट्ठा में अगर कहीं 10 मन आलू हो गया, भयंकर आलू के लिए यहाँ एक कट्ठा में तो 50-50 मन आलू होता है। सर मन कितना होता है? 40 किलो का एक मन, एक मन इक्वल टू 40 kg होता है। हाँ, अब है तो ये हो गया महत्व। अब आता है विशेषता। अब क्या आता है? विशेषता कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या विशेषता है। तो खास करके महत्व और विशेषता में कोई खास अंतर नहीं होता है, लेकिन जान लो कि पहला विशेषता यह है कि आजीविका का मुख्य स्रोत, आजीविका का साधन। पहली विशेषता है कि देश के संपूर्ण आबादी को रोजगार के, भोजन के अलावे रोजगार भी उपलब्ध कराती है। दूसरी विशेषता है निम्न विकास दर। दूसरी विशेषता क्या है? निम्न विकास दर। आजादी के बाद अन्य क्षेत्रों में जितना अधिक डेवलपमेंट हुआ है, अन्य क्षेत्रों में जितना ज्यादा प्रगति किया है भारत ने, उससे बहुत कम अनुपात में किया है। एक अनुमान लगाया है कि यदि पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास को देखा जाए और उसके एवरेज ले लिया जाए तो भारत में कृषि का एवरेज विकास दर है 2.9% वार्षिक, बहुत कम है। तो विकास दर क्या है? बहुत ही नीचा विशेषता है। तीसरी है श्रम प्रधान कृषि। तीसरी विशेषता क्या है? श्रम प्रधान कृषि। कृषि की तीसरी विशेषता क्या है? श्रम प्रधान है। आज भी हमारे भारत के अधिकांश किसान अपने खेतों में कटाई हो, बुआई हो, रोपाई हो, सब चीज लेबर की सहायता से करता है, और लेबर थोड़ा सा महंगा होता है, और बड़े बड़े कृषि यंत्र का प्रयोग नहीं कर पाता। अलग बात है कृषि यंत्र के प्रयोग करने के लिए कुछ समस्याएं हैं। पहली पूंजी की समस्या, और दूसरा खेतों का उपविभाजन। गलत कि सही? तो ये हो गया। तीसरा सीमित सिंचाई सुविधा। चौथा क्या है? सीमित
सिंचाई सुविधा। सिंचाई का मतलब होता है कृत्रिम तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाना, सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम तरीके से माने वैज्ञानिक तरकीब की सहायता से खेतों तक पानी पहुंचा देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। लेकिन क्या आप सब अपने अपने गांव में अपनी नजर दौड़ा के देखिए, क्या सभी लोग सिंचाई पर निर्भर है? कितना लोग आज भी वर्षा का रास्ता देखता है कि वर्षा होगा तो हम ये कर लेते हैं। एक सर्वे कहता है कि भारत के 56% कितना परसेंट किसान खेती बाड़ी के लिए वर्षा पर निर्भर है। अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड है, आंकड़ा कहा था कि 56% लोग, ताकि तुम्हारे गांव में आप लोग किसान के संतान हैं, एक छोटा सा प्रश्न है, गेहूं की पहली सिंचाई उसके बुआई के कितने दिनों के बाद होनी चाहिए? 21 या 22 दिन। क्या आपके पापा ने दिया? 22 दिन पर दिया सबके? बहुत के नहीं दिया। फॉर्मूला गांव में है, रे माघ बरसबे करते भाई बटबे करते, रुकनो तो पानी का तो होबे करते, काला पूंजी में सर बारिश लगता है तब नहीं लगता है तो काहे पहले ताके के ऊपर सर अगर वैसा बात थोड़ी नहीं, अगर 21 दिन से पहले अगर बारिश लग रहा है तो रुक जाइए 2 दिन, रुकने में क्या जाता है? अब 2 दिन प्राण सूख गए तब होगा बहुत। हाँ अब हो जाता है। तो यहाँ क्या है, सीमित सिंचाई है लेकिन कम है। 56% वर्षा पर निर्भर है, इसका मतलब 40% जमीन पर सिंचाई होता है। मान लिया तुम कर लिए, क्या तुम्हारे गांव के सारे किसान ने ऐसा किया? नहीं किया होगा। देश केवल आपसे और हमसे नहीं चलता है, हमको एवरेज को लेकर चलना होता है। तो सिंचाई का सुविधा क्या है? कम है। 5वां है जोतों का छोटा आकार। जोतों का छोटा आकार। आज खेत का आकार बड़ी छोट हो, इतना छोट छोट हो गया है जनसंख्या अधिक बढ़ने के कारण। अरे कि कोदारिये से काम करके खेती होगा, हर बैल तक घूमे नहीं करता है, ट्रैक्टर कहीं खड़ा होगा तो चलेगा केना? तो खेत बहुत छोटा छोटा हो गया है। अनुमान है कि देश का 74% ऐसा जमीन है जेकर साइज 2 हेक्टेयर से कम है। 74%। 2 हेक्टेयर हेक्टेयर सर कितना कहते हैं? यानी 120 कट्ठा को कहते हैं। 22.5 कट्ठा का आसपास होता है, से कम है। लेकिन ये आंकड़ा पंजाब हरियाणा वाला है। आप जिस गांव से आते हो, केकर बता दो कोई आदमी कि सर हमारे एगो कोला 1.5 बीघा के भाई हो, एगो है इमामुद्दीन को है नहीं, इमामुद्दीन के पास एक है। 1.5 बीघा का एक प्लॉट है इसके पास। हाँ कोनो के गांव में ऐसा 2 दिन बाद होगा जगह होगा। वही मेरा कहना था। सर मेरा तो 18 कट्ठा के एगो प्लॉट है, लेकिन उसमें मुख रोपा हुआ कुछ भी तो है ना एगो। हाँ 1.5 यानी कि 18 कट्ठा का। 1 बीघा से 2 कट्ठा का है ना हुआ है, लेकिन क्या है कम लोगों के पास है। तो आखिर खेत है ना, कुछ तो है ना, उसे वैज्ञानिक तरीका से खेती कर सकता है ना। तो प्रश्न जोतों का क्या है? आकार छोटा है। यह भी विशेषता है, जोत के आकार छोटा होने की वजह से आप इसे वैज्ञानिक तरीके से खेती बाड़ी नहीं कर सकते। उस पर उत्पादन का निम्न स्तर, उत्पादन का निम्न स्तर यही बता गया। मतलब अन्य देशों की तुलना में भारत के कृषि के उत्पादन का लेवल बहुत ही क्या है, कम है। जैसे एक अनुमान समीक्षा दिया है कि भारत में गेहूं का पैदावार, भारत में गेहूं की हम बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, रबी का सबसे प्रधान फसल क्या है? गेहूं। तो 3507 किलो, कितना है? 3507 केजी प्रति हेक्टेयर है भारत में, प्रति एच।
भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है? 3507 केजी है। हजार लिखा गया, 3507 किलो है। और वही ब्रिटेन में जाके देखो 5813 किलो है। 5800 इसका मतलब साढ़े 11 कट्ठा होता है उसमें सर, वो 35 नहीं हम गलती बोल दिया, 28 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 28 बीघा माने 3570 कम है और वहां क्या है? ज्यादा है। गलती की सही? जबकि जब इंग्लैंड का उदाहरण कम लिया है, अमेरिका इससे भी आगे है, जापान इससे भी आगे है, चीन इससे भी आगे है। तो ऊपर का तसरा उपजाऊ है चीन। चीन का जो लोहिस का मैदान है पूरा तक गेहूं की खेती के लिए फेमस है। उसके बाद और भी दिक्कत है, विपणन केंद्र का अभाव। विपणन केंद्र का अभाव मानते हैं? विपणन केंद्र माने क्या होता है? कृषि बाजार। हमारे यहाँ विपणन केंद्र नहीं है भी दलाली चलता है। वहां किसान के उत्पाद को कम मूल्य मिलता है। आप छोड़ दीजिए, मैं हमारे पास टाइम नहीं है और आपके पास हो सकता है हो टाइम, उसको भी नहीं मिला है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य लगभग 1850 तय किया है। यस सर, राइट। हमसे से लिया है 12। और हम लोग 1200-1250 में बनिया के हाथ बेचने के लिए मजबूर है। और हम जब ले जाते हैं बेचने तो खरीदने वाला है कहता बोरा नहीं है, ये समस्या वो समस्या है। क्योंकि सारे पदाधिकारी टैक्स मिले हुए हैं बनिया से। बनिया प्रति कुंटल 100 रुपया अपने फायदा कमाता है और बाकी 100 रुपया 100 को दे देता है। तो बनिया का अनाज लेता है, हमारा प्रकार अनाज नहीं। तो विपणन केंद्र कहाँ है ना, यही ना बात हुई थी। तो कृषि कानून में यही बात था कि किसान को छोड़ दो, उसके जिम्मे दलाली कर रहा है सब, खुली बाजार में बेचने का आजादी आपको दिया जाए। तो अनाज जितना दाम रखो तो लोग सब इस बात को, एक बात यो था लेकिन तो कृषि बिल ही वापस आया, बात को चर्चा ही मत करो। तो क्या विपणन केंद्र है? लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। और जो है भी वह दलालों के चंगुल में फंसा हुआ है। तो ये भारत की कृषि की क्या यह भी विशेषता है। उसके बाद कृषि की अगली विशेषता है मौसमी तथा छुपी हुई बेरोजगारी। भारत की कृषि की और भी एक समस्या है, यहाँ मौसमी बेरोजगारी है और छुपी हुई बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो भारत में कृषि के 3 ऋतुएं हैं, सब जानता है। भारत में कृषि की कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं। पहला है रबी, खरीफ, तीसरा है जायद या गर्मा। गर्मा खरीफ का समय होता है जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल होता है रबी का, और मार्च अप्रैल से वही जून तक जायद या गर्मा का होता है। लेकिन किसान जब अपने खेत में गेहूं बाव कर दिया है, कोई काम है कर पास भाई ताश खेलता है? नहीं सर, खेलता है। यही है, ये है ऐसा बहुत खेलते ना ना, बहुत खेलता है। आप एक से क्या ले सकते हैं? नदी पे सब बैठा रहता है, सब यही करवे करता है मैक्सिमम लोग। तो क्या है, ये मौसमी बेरोजगारी है। भाई खेती हो गया, अगर उसके पास पैसा होता कुछ बचे हुए समय अन्य बिजनेस करता, 5 को मवेशी पाल लेता। बात को पूरा कमेंट में नहीं करना, मैं समझाने की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तू किसान काम करता है, बाकी तो ऐसे ही पड़ा रहता है ना। टाइम पास न को खेल वो होते थे कटवाई तो खेलता तो तू मवेशी खरीदना चाहता है, पूंजी नहीं कि मवेशी खरीद सके वो। मौसम के अनुसार बेरोजगारी है। धान रोप दिया, 3 महीने जब धान नहीं होता बैठ के घर में बैठा रहेगा। गेहूं बाव कर दिया, बाव करते समय या कभी कभी जाके खेत को देखना, बाकी तो बैठे रहता है। तो मौसमी बेरोजगारी है, छुपी हुई बेरोजगारी है। शिक्षा की कमी के कारण जौन काम अकेला हो सकता है उस काम को 3 लोग करता है। कहोगे सर हम न मानेंगे, धान का समय आने दो, रोपने के लिए कितना लेगा एब्सेंट रहेगा। 1 कट्ठा खेत है, पिताजी चाहेंगे तो अकेले रोप सकते हैं। राइना जो पढ़े हमारे सामने कह देवे कि हमें रोक ले 1 कट्ठा खेत में
बेटा बैठ जाएगा बिरार में बिया उखाड़े, बाबूजी कदवा करेगा, अम्माई खाना लेके आता है। 3 एक कट्ठा पर 3 गो। जल्दी हो जाता है। जल्दी तो ऊपर से बैठ के कथी करेगा, अलुआ छिलेगा। लोए लोए काहे रोपेगा, फास्ट क्यों नहीं रोपेगा? सर हम लोग तो दवा गिर जाता है। नहीं तो मेरा ये कहना है, इस बात को अन्यथा नहीं लेना है। मेरा कहना है हम यहाँ छुपी हुई बेरोजगारी दिखा रहा हूँ, मतलब वहाँ काम लगता है बाहर से इंसान काम कर रहा है, लगता है कि बाहर से क्या कर रहा है, लेकिन उसको वहां से निकाल भी लोगे तो उत्पादन पर फर्क पड़ने वाला छुपा हुआ है। अरे भाई 3 आदमी है, दिन भर में 1 कट्ठा रोपेगा, 12 बजे तक रोप के चलाएगा। उससे अच्छा कि तू अकेले रोप, दूसरा चलेगा, दूसरा खेत में रोपेगा, उसको 300 रुपया दूध मिलेगा उसको। खाना खाएगा। हम कहे कि ना गरीब सोच के कारण गरीब है, चयन करने नहीं आता। चयन कर नहीं आता है। कहेगा कहते चलो दोनों बाप तो रोक लो, एक दिन में जल्दी हो हाथे पाते हो, अकेले कथी जाओगे। अकेले नाम वही जिसको सब कमाना रहता है रोक देता है, किसको कमाना रहता है। हाँ हाँ, तो यहाँ छुपी हुई या मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। आगे की थोड़ा सा हम बात कर लें, कृषि की कुछ अन्य बातें हम कर लें। नियोजन काल में कृषि का विकास, अगला टॉपिक मेरे सामने आता है नियोजन काल। नियोजन काल में कृषि का विकास। अच्छा, नियोजन काल का मतलब सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं, अभी 2 दिन से वही चल ही रहा था। नियोजन काल मतलब पंचवर्षीय योजना के काल में कृषि का विकास। गलती की सही, हमने बड़ी विस्तार से चर्चा किया था कि पहली पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने सबसे ज्यादा जोर कृषि के उत्पादन पर दिया, सिंचाई के साधनों पर दिया, बिजली के उत्पादन पर दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि पर था ही, लेकिन जब सबसे अधिक फोकस था भारी उद्योगों की स्थापना पर, बड़े बड़े कल कारखानों की स्थापना पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी स्थिरता के साथ विकास की बात की गई, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना मानसून की असफलता, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण क्या हो गया, असफल हो गया। अतः चौथी पंचवर्षीय योजना को हमने कहा है 2 दिन पहले वाली क्लास में, चौथी पंचवर्षीय योजना को 1966 में न प्रारंभ करके 3 वर्ष बाद देर से प्रारंभ किया गया। गलत कि सही? और पहली वार्षिक योजना में मतलब 1966 से 67 में कृषि के उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी के लिए, कृषि के उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवा, सिंचाई के उन्नत साधनों की सहायता से क्या करना पड़ा, कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी करना पड़ा। नाम क्या दिया गया, हरित क्रांति। काहे हरित क्रांति लाया गया? तो आपको बता दें, पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस में कि जब शीत युद्ध चल रहा था 1945 में, पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गया, जिस वैचारिक मतभेद को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद शुरू हुआ और जो 1991 तक 1991 ईस्वी तक चला, तब तक चलता रहा जब तक सोवियत रूस 15 खंडों में विघटित न हो गया, टूट न गया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने नाटो, सीटो जैसे सैनिक संगठन की स्थापना किया, बगदाद संधि किया और इस संधि के द्वारा उनमें सदस्यों को शामिल करके अपने पक्ष को, अपने विचारधारा को मजबूत करना चाहता था। पाकिस्तान तो झुक गया, लेकिन भारत की नीति थी गुट निरपेक्षता, किसी गुट में शामिल न होंगे, सभी गुट से अलग रहकर हम अपनी अर्थव्यवस्था क्या क्या करेंगे, विकास करेंगे। और आपको बता दें कि 1963-64 में, पहले तो 62 में लड़ाई हो गया चीन से, सॉरी हमारा चीन से, सोवियत रूस ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने भी हमारा थोड़ा क्या किया, सपोर्ट किया पीछे से।
लेकिन ज़्यादा रूस ने सपोर्ट किया, तब हम कुछ बच पाए, नहीं तो परेशानी हो जाती। इजराइल किया था सर पाकिस्तान। इजराइल का उस समय बेशी नाम नहीं था अभी, रूस किया था सर। रूस अमेरिका की बात हो रही है। बंद दिया था पाकिस्तान के साथ। दूसरी बात, 63-64 में मानसून फेल हो गया, भारत सरकार ने अकाल की स्थिति आ गई थी, अपने लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए अमेरिका से डिमांड किया कि गेहूं दीजिए हमको। बहुत ज्यादा गेहूं का उत्पादन हुआ था, अमेरिका ने गेहूं देने से क्या कर दिया, कह रहा था अटलांटिक महासागर में क्या कर दिया, गिरा दिया, फेंक दिया। लेकिन भारत को गेहूं क्या किया, नहीं दिया। सरकार ने महसूस किया कि नहीं, हमें स्वावलंबी बनने की जरूरत है, कब तक किसी के सामने हाथ पसारना पड़ेगा। तो आपको बता दें, ये कानून बना पीएल, अपने जनता को भरपेट भोजन कराने के लिए समझौता किया, पीएल 480 एक कानून हुआ। इस कानून के तहत भारत सरकार ने अमेरिका से गेहूं का आयात करना पड़ा। कहा मांगा नहीं दिया, पहले कानून पारित किया, और इस कानून के तहत नियम होता है, कानून बनकर 3 साल तक आयात करना ही पड़ेगा, तब देगा। पीएल 480 एक्ट के तहत अपने देशवासियों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए हमें क्या करना पड़ा, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, कुछ सरकार का दबाव गया कि आप लोग क्या बैठ के दाल भात तोड़ रहे हो, कुछ करो ऐसा। लमहर लमहर पेड़ हो जाता है, बाल येती येती रहता है, छोटा छोटा होता है, 1 इंची का बाल होता है, तुमको बेहतर क्यों देते हैं, तुम्हारा मुंह देख के उधर बदल देता हूं, कुछ करो कुछ नया। कृषि वैज्ञानिकों ने काम किया, भारत के गेहूं का बीज था और भारत के गेहूं के बीज के मैक्सिको के गेहूं के बीज से क्या करिए, क्रॉस ओवर, संकरण कराया, क्रॉस ओवर कराया। मैक्सिको के गेहूं का बीज पौधा छोटा था, भारत का बड़ा था, तो दोनों का संकरण कराया, उसका गुण इसमें गया, उसका गुण इसमें आया। इससे कृषि उत्पादन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गया, जिसे हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इस हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को मिला, उसके बाद धान को मिला, लेकिन दलहन को किसी प्रकार का फायदा नहीं मिला। मिला लेकिन नहीं, मटर को नहीं, कहाँ मिला, क्या दी, दलहने में ना मटर आ जाता है, नहीं मिला। अब है हरित क्रांति क्या है, बात को समझ गए आप लोग। हरित क्रांति जाने कि ना जाने, हरित क्रांति जान गए तो ये बात तो जान गए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। भारत के गेहूं के बीज का मैक्सिको के गेहूं के बीज के साथ संकरण कराया गया, राइट। और इसमें क्या हुआ, तो भारत के यहाँ कराया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, और बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई कृषि वैज्ञानिक थे तो कृषि के क्षेत्र में मिलेगा ना। अब है हरित क्रांति जो भारत में आया, तो हरित क्रांति के व्यूह रचना क्या थी। और आपसे पूछे कि हरित क्रांति की व्यूह रचना, हरित क्रांति की व्यूह रचना माने हरित क्रांति में क्या क्या हुआ, इस बात को आपको बताना, इस बात का उल्लेख करना है। तो हरित क्रांति का व्यूह रचना में सबसे पहला बात हुआ कि HYV बीजों का प्रयोग। HYV का मतलब था हाई यील्डिंग वेराइटी। HYV मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी, अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। दूसरा व्यूह रचना में था रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक दवा का प्रयोग, सिंचाई के साधन का विकास, अधिक उत्पादन देने वाले बीज, हाई यील्डिंग वेराइटी बीज,
रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, कीटनाशक दवा का प्रयोग, सिंचाई के साधनों का विकास। उसके बाद कृषि शोध, कृषि शोध संस्थान के विकास की बात की गई। इसके अलावा बहुफसली कार्यक्रम, बहुत माने एक प्रकार के नहीं। जैसे इन्होंने कहा कि सर अब तो बहुत ऐसा अनाज की खेती वो भी नहीं करता है, तो कितना होगा भाई। आज उस समय आवश्यकता कम थी हमारी, आज हमारी जरूरत क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, तो हमें बहुफसली कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा। देखो ना, किसान आलू रोपता है, दौन में मकई रोप देता है, मुरई छींट देता है, उसका चॉइस कम हो गया इसीलिए नहीं होता है। नहीं तो केवल उसमें करेगा तो काम चलने वाला है, नहीं हो गया है। हम अब हवाई जहाज पर चढ़ते हैं भाई, वहां हम इंसान जाने का तैयारी कर रहा है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है। जिस गहराई में मछली डूब जा रहा है, आज इंसान वहां छलांग लगा रहा है। विजय माल्या लगाया था मरियानगर में। तो हम वहां जा रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध हम जा रहे हैं। हम विज्ञान खोज रहा है कि धरती के जैसा कोई नया ग्रह की तलाश की जाए। बिना किसी आधार के आकाश में स्टेशन बना दिया है। 6 महीना इंसान आकाश अंतरिक्ष में जाकर रह के चला रहा है। गलती की सही? तो हम आज विज्ञान के युग में चल रहे हैं। तो बहुफसली कार्यक्रम को अपनाने की बात की गई। कृषि विपणन केंद्र का विकास की बात की गई। क्या किया गया? कृषि विपणन केंद्र का विकास। कृषि विपणन केंद्र मतलब बुझते हैं ना, माने कृषि बाजार के विस्तार की बात की गई। कृषि सेवा केंद्र और बात हुआ कृषि सेवा केंद्र की बात की गई। कृषि सेवा केंद्र गांव-गांव में कृषि सेवा केंद्र हर प्रखंड में खुला हुआ है, लेकिन किसान तो पढ़ा लिखा है नहीं कि जाके उससे क्या कर दे, सलाह ले सके। फिर हरित क्रांति से हमको लाभ क्या मिला? अब आएगा आपसे कि हरित क्रांति से लाभ हानि की बात करें, तो अगर हरित क्रांति के लाभ की अगर हम बात कर ले और हानि की बात कर ले, दोनों हम चर्चा कर लेते हैं। तो लाभ क्या हुआ और हानि क्या हुआ? तो लाभ ये हुआ कि कृषि के उत्पादन में आशातीत बढ़ोतरी दर्ज की गई, राइट। दूसरा, खाद्यान्न के उत्पादन में हम सब क्या बन गए? आत्मनिर्भर बन गए। तीसरा, रोजगार के अवसर में वृद्धि हुई। चौथा, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात में बढ़ोतरी हुई। उद्योग धंधा का बड़ी तेजी से विकास हुआ क्योंकि कृषि पर आधारित कई कल कारखानों का विकास हुआ और किसानों की संपन्नता में क्या हुई? वृद्धि हुई। लेकिन हानि है। हानि क्या है कि सभी राज्य में हरित क्रांति सफल नहीं हुआ है। उसी राज्य में हरित क्रांति को सफलता मिली है। अब जरा पास लमहर कोला होगा खेत का, वही ट्रैक्टर से जोतेगा। आज 10 धूर के कोले है, 5 धूर के कोले है, हाँ तो नहीं, कोदारी पर हरित क्रांति सफल नहीं है। खुरपी पर टोभेगा तो काम चलने वाला। तो कृषि के चकबंदी न होने के कारण, खेतों का चकबंदी न होने के कारण, भूमि का न्यूनतम सीमा निर्धारण न होने के कारण हर राज्य में कृषि हरित क्रांति सफल। दूसरी बुराई इसमें यह है कि हरित क्रांति से बेरोजगारी बढ़ी है। कहो सर कैसे बढ़ी है? तो हरित क्रांति से सब काम बड़े बड़े मशीन की सहायता से हो रहा है। तो पहले हाथ से होता था, गांव लोगों को रोजगार मिलता था। आज तो हाथ से वाला काम मशीन कर रहा है। जल्दी सही, ये तो रोपनी हो, कटनी हो, दौनी हो, सब यह कर दे रहा है। इससे बेरोजगारी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। उसके अलावा हरित क्रांति से और भी हानि है कि हम रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस कीटनाशक दवा का हम अपने फसल पर डालते हैं, जड़ पर, उसका कुछ ना कुछ अंश उसमें रहता होगा कि नहीं होता होगा? क्या हम खाते होंगे तो मेरे बॉडी में आता होगा कि नहीं? हमारे बॉडी में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम तरह तरह के रोग का शिकार होते जा रहे हैं। गलती नहीं बोल रहा हूं। खेतों में ज्यादा सिंचाई करने से भूमि लवणीय होता जा रहा है। हरित क्रांति का नुकसान है
पंजाब हरियाणा में सबसे अधिक भूमि लवणीय होती गई है, क्योंकि पानी ज्यादा पटाओगे खेत में तो जमीन मिट्टी में जो नमक की मात्रा है पानी में मिल जाएगा और जमीन के ऊपर आकर बढ़ जाएगा। कहोगे नहीं मानेंगे, धान के काटो और धान काटने उजर उजर बढ़ जाता है, लवण ही होता है। तो चूना का छिड़काव जो पढ़ले से न जानेगा। अब लवणीयता को कम करना है तो चूना का छिड़काव कर दो, और न तो खेत में पानी पटा के आड़ी तोड़ दो, तो अगर दूसरा के खेत में चल जाएगा तो खेत वाला लाठी लेके मारेगा ना कि तुम्हारा खेत में नून हमरा में भेज देते। जल्दी की सही। तो भूमि लवणीय हो रहा है और ज्यादा रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से भूमि बंजर भी हो रही है। गलत है सही होगा। तो सर हरित क्रांति को सफल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भाई हरित क्रांति को सफल बनाना है तो इसको सर्वव्यापी बनाना होगा, हर क्षेत्र में इसको आगे फैलाना होगा, छोटे किसानों को इसका लाभ पहुंचाना होगा। जाके देखो छोटे किसानों को लाभ मिलने के लिए आज क्या हो रहा है, छोटा छोटा ट्रैक्टर बन रहा है अब, कम दाम में सबको मिल जाए। मिट्टी की जांच कराना होगा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हरित क्रांति क्या होगा, सफल होगा। अब प्रश्न है तो भारत की कृषि की समस्या क्या है, इन सब पर चर्चा कल की क्लास में।